नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 28 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो में आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो है आपातकाल। इमरजेंसी को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है सदन में। 25 जून को आपातकाल का 50वां वर्षगांठ मनाया गया है। 50 साल हो गए आपातकाल को लागू हुए भारत में, और 50 साल पहले भारत में जिन परिस्थितियों आपातकाल को लागू किया गया था उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसका प्रभाव क्या पड़ा है भारतीय राजनीति पर, भारत के संविधान पर और भारत के शासन तंत्र पर। इन तीनों पर जो इसका प्रभाव पड़ा है उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग, और इस प्रकार से करेंगे कि पीटी और मेंस कहीं पर भी इससे सवाल पूछा जाए तो 100% आप उसको कर सकें। ओके, एक टॉपिक और आपका रह जाएगा। इलेक्शन के पश्चात मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको राज्य व्यवस्था से करवाए हैं, गवर्नेंस से। एक उसमें टॉपिक रह रहा है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसकी कार्य शक्तियाँ और किस प्रकार से भारत के संविधान में इनको जगह दिया गया है, उसको हम लोग एक वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। करंट के माध्यम से स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा, तो राष्ट्रपति आपका रह जाएगा। उसके अलावा आईआर के भी आज न्यूज़ हैं। बोलीविया में, बोलीविया एक देश है, वहाँ पर मिलिट्री ने कूप किया था, विद्रोह किया है, तो उसको भी देखेंगे कि क्या है वो न्यूज़। और इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश में मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया था, मिलिट्री ने शासन सत्ता को हड़पने की कोशिश की, तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आपका बोलीविया में हुआ है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जहाँ से आपके पीटी मेंस में सवाल बन सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू का, उसको ज़रूर देखा कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, क्वेश्चन करने के तरीक़ों को आप सीख जाएंगे, तो उसको ज़रूर देखा कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपातकाल के बारे में। उससे पहले हेडलाइन देखिए क्या है कि कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है सदन में, आपको पता ही है, और बजट सेशन शुरू होने से पहले हुआ है ये। अब बजट सेशन शुरू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इससे पहले जो लाया गया था वो अंतरिम बजट था, मतलब कि सरकार को 2-4 महीनों के लिए सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए था, उसी के लिए बजट लाया गया था। अब फुल फ्लेज बजट आएगा और इसी से आपके सवाल बनेंगे, तो इस बजट को भी हम लोग अध्ययन करेंगे जब पारित हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी अभिभाषण देते हैं, वो मंत्रिमंडल के द्वारा, जो भारत सरकार है उसके द्वारा लिखित भाषण को ही पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी का कोई अपना भाषण नहीं होता है, जो मंत्रिमंडल उनको लिख के देता है वही उसको डिट्टो पढ़ देते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं होता है, उनको लिख कर दिया जाता है। तो कल जो मुख्य मुख्य चीज़ों पर बात की वो है पेपर लीक पर राष्ट्रपति जी ने बोला, मणिपुर पर भी बोला, मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली को लेकर भी चर्चा की है राष्ट्रपति महोदया ने। आपातकाल को लेकर भी बोला उन्होंने, आपातकाल को लेकर भी चर्चा की है। अब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर अलग अलग सदनों में जोरदार तरीके से अलग अलग पार्टियां अपना अपना पक्ष रखेंगी, और उसके पश्चात से बजट सेशन भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा आपको घटनाक्रम है। ये लोकसभा इलेक्शन के पश्चात ये हर बार होता है, जितनी बार लोकसभा का इलेक्शन होता है उतनी बार इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। ओके, चलिए हम अपना आर्टिकल मुख्य जो है आज का आपातकाल से जुड़ा हुआ उसको डिस्कस करते हैं, सभी प्रावधानों को समझते हैं। 70 बीपीएससी को लेकर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें ऑफर है, अब 100 रुपये प्राइस कम किए गए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 550 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं वो 450 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। 10वां टेस्ट है कल 10th टेस्ट होगा, 10वां होगा, ज्योग्राफी का होगा। 16 से लेकर 25 तक जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ का टेस्ट होगा। 25 टेस्ट हैं टोटल। पहले के भी टेस्ट के वीडियोज़, PDF एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। और ज्वाइन अगर करेंगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा, इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी सिलेक्शन की गारंटी अगर कोई ले रहा है तो वो झूठा लेता है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा अगर आप जुड़ेंगे तो। ओके, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज साथ में 71 बीपीएससी मेंस को लेकर भी अपना आंसर राइटिंग का ग्रुप चलता है। शानदार सा ग्रुप है, शानदार है। जब मैं शानदार बोल रहा हूँ तो वाकई बहुत अच्छा है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 70 भी ज्वाइन किया हुआ है, 71 भी ज्वाइन किया हुआ है लिखने के लिए। तो आप जुड़ सकते हैं इससे। आज आंसर राइटिंग का भी एक वीडियो अपलोड होगा, इसमें भी 9th का एनसीईआरटी चल रहा है। 25 मई से तो शुरू ही हुआ है, तो आप अगर जुड़ेंगे इसमें तो बेनिफिट होगा आपको। आपातकाल डिस्कस करते हैं आप थोड़ा सा डिटेल में। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, प्राइस बहुत ही कम रखा है, मिनिमम प्राइस है, लोएस्ट जो होता है वही रखा है। ओके, चलिए देखिए आपातकाल का क्या है।
ये आपातकाल 1975 के 25 जून को लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी हैं, वो चुनाव हार गई थी। राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी, आपने केस भी सुना होगा। तो वो चुनाव हार गई थी, चुनाव में धांधली का आरोप लगा था, उनकी सरकार जाने वाली थी, तो उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया था पूरे देश भर में। और उन्होंने फिर रेडियो पर आके बोला कि राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है, और उसके पश्चात से देश में इमरजेंसी लागू हो गया था। इमरजेंसी लागू होने का जो पॉजिटिव अप्रोच आप देखेंगे तो वो ये है कि देश को ये पता चला कि तानाशाही क्या हो सकता है, और संविधान जब है, संविधान को अगर गलत आदमी के हाथों में लग जाए तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये देखा गया था आपातकाल के दौरान। आपातकाल में ट्रेनें वगैरह टाइमली चलने लग गई थी, शासन प्रशासन सही तरीके से काम करने लग गया था, ये भी देखा गया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन नागरिकों के अधिकारों का जब हनन होना शुरू हुआ, तब जाके हमें अनुभव हुआ कि आपातकाल से बुरी चीज़ पृथ्वी पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री उन सभी महान पुरुषों महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1975 आपातकाल का विरोध किया था। 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 49वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 50वें वर्ष पूरे हो गए हैं। आपातकाल क्या है? दुनिया के हर संविधान में इस तरह के प्रोविज़न डाले गए हैं कि इमरजेंसी के सिचुएशन में पूरा देश जो है वो सभी शासन प्रशासन को एकीकृत कर दिया जाए और एकजुट हो जाए। इस प्रकार के पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इसको डाला गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकट जो देश की स्थिरता, सुरक्षा, संप्रभुता, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है, पर त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। और जब आपातकाल लागू होता है तो देश की समस्त कार्यपालिका और विधायी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। संवैधानिक प्रावधान, ये प्रावधान संविधान के भाग 18, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भाग 18 में क्या बोला गया है? आपातकाल का प्रावधान है। यूपीएससी ने इस बार सवाल पूछा है इस तरह के चीज़ों से, तो कृपया करके इसको ध्यान रखें। अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 में इसका उल्लेख किया गया है। 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल को उल्लेख किया गया है। इसमें है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या जिसको प्रेसिडेंट का रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में कभी भी नहीं लगाना पड़ा है। नेशनल इमरजेंसी 2-4 बार लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। स्टेट इमरजेंसी तो 2014 के पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में देखे जाते थे, और 2014 के पश्चात एक बार उत्तराखंड में लगाने की कोशिश की गई थी, उसके पश्चात तो कहीं पर भी नहीं लगाया गया है। तो ये अलग अलग हैं। भारत के संविधान में आपातकाल प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से इसको लिया गया है, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है ये हमारे 1935 के एक्ट से ही हमने लिया है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा की जाती है। 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव लिखा हुआ है। कृपया करके इन आर्टिकल को ध्यान में रखें, 1-2 बार अगर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों का अनुप्रयोग। 354 355 बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 ये 355 का ही मणिपुर में उपयोग किया गया था कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना। बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, मणिपुर राज्य, तमिलनाडु राज्य की बात हो रही है। इंटिटी की रक्षा करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों में विफल होती है तो उसके लिए जवाबदेह राज्य से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आर्टिकल 355 के तहत में किसको माना गया है इसके लिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति का प्रावधान। इसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? तो इसी को राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। अनुच्छेद 357 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का उपयोग। 356 में अगर कोई उद्घोषणा जारी किया गया है तो विधायी शक्ति का उपयोग संसद के द्वारा किया जाता है उस समय। 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। अगर आपातकाल बाह्य कारणों से लगा है, युद्ध के कारण से, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा।
और अगर आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण से लगा है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा इसको, छोटे छोटे प्रावधान हैं जहां से पीटी में शानदार सवाल बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निबंधन, यानी कि मूल अधिकारों का जो निबंधन किया जाता है, निलंबन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये है आपका 359 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। ये सीधा सीधा पीसीएस में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान किया गया, ये आज तक लगाया नहीं गया देश में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में कभी भी नहीं लगाना पड़ा है, उतनी स्थिति विकट नहीं पड़ी है। 1991 में हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के शानदार लोगों ने, शानदार नेताओं ने हमें उस इमरजेंसी से निकाल लिया। इमरजेंसी नहीं हुई थी, लेकिन इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति हो गई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सोचिए किसी देश के पास में जिसकी आबादी इतनी बड़ी हो, 7 दिन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट का पैसा न रहे, तो क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारी। अभिप्राय क्या है? ये प्रावधान आमतौर पर कार्यकारी शाखा को मानक विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कुछ अधिकार स्वतंत्रताओं को सीमित करने, ऐसी नीतियों को लागू करने का अस्थायी अधिकार देते हैं। दरअसल में ये सब अभिप्राय, इस सब आर्टिकल क्या अभिप्राय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी बातें, सभी चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति इंजॉय कर सकती है, बस यही इसमें बोला गया है ना। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकार क्या हैं? तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग आज राष्ट्रीय आपातकाल को ही पढ़ेंगे। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। 352 के तहत राष्ट्रपति को, अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी शुरू हो रहा है, आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल से खतरे में है। अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा महसूस होता है तो राष्ट्रपति महोदय देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति जी की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उनको मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर काम करना होता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, अगर देश में कोई रिवेलियन ग्रुप इतना बड़ा हो जाए कि हथियारों को लेकर विद्रोह कर, जैसे अभी बोलीविया में हुआ है, वहाँ की आर्मी ने विद्रोह कर दिया, तो ऐसी स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या हो सकता है? तो लागू किया जा सकता है। घोषणा पत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों 20-21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है। अवधि और संसदीय अनुमोदन, आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिनों के अंदर संसद से आपातकाल का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो 1 महीने के भीतर कृपया करके इसको ध्यान में रखें। तथापि यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो। यानी कि लोकसभा का अगर विघटित हो गया तो जो नई लोकसभा बनेगी वो 30 दिन के भीतर इसको क्या कर देगी? पारित कर देगी। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो आपातकाल को 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति इसी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में आपातकाल 6 माह के लिए लागू किया जाता है, फिर 6-6 माह करके इसको चाहें तो आप 50 साल तक लागू रख सकते हैं और 50 साल तक लागू रख सकते हैं। तो 6-6 माह करके इसको बार बार बढ़ाया जा सकता है, कृपया करके इसको ध्यान रखें। आपातकाल की घोषणा, इसे जारी रखने की मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सारे सवाल हैं, यही मैं स्टेटमेंट बनाकर पूछ लूँगा, ये आपसे पूछ लेगा तो आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। उद्घोषणा का निरसन, आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में घोषणा के द्वारा रद्द कर सकते हैं। आपातकाल को रद्द करने के लिए संसद में जाने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति जी एक आदेश जारी करेंगे और उसके द्वारा रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति जी का आदेश लाएंगे और उसके द्वारा आपातकाल लागू हो जाएगा, फिर हमें उसको संसद से पारित करवाना पड़ेगा। लागू करने के प्रस्ताव को, हटाने के प्रस्ताव को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हटाने के प्रस्ताव को केवल और केवल राष्ट्रपति जी के आदेशों की आवश्यकता होती है और उसके द्वारा हटाया जा सकता है।
यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिए अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिए अस्वीकृति का प्रस्ताव दे दे कि अब आपातकाल को जारी नहीं रखना चाहिए, साधारण बहुमत से 50% +1 से भी दे दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा, हटाना ही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रयोज्यता। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा 1962 में लागू किया गया, 1971 में लागू किया गया। ये जो लागू किया गया है ना, ये सब कब लागू किया गया? तो ये एक एक हिस्से में लागू किया गया, संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित रखने का अधिकार दिया गया। 42वें संशोधन में यह अधिकार दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था। 38 संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया गया था। माहौल तो पहले से ही बना रखा था इंदिरा जी ने, बस उन्होंने 1975 इसको लागू कर दिया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई। मिनर्वा मिल केस 1980, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर होती तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई लोग, अगर किसी बिना कारण के किसी को ऐसा लगा कि चलो आज कुछ नहीं हो रहा है, जीवन में बोरिंग सा लग रहा है, तो आपातकाल लगाते हैं। इस तरह की स्थिति अगर होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अतार्किक परिस्थिति में जहाँ पर कोई प्रासंगिकता है ही नहीं इसको लागू करने का, कोई रिलेवेंट है ही नहीं आपातकाल को लागू करने का, वहाँ पर अगर आप लागू करते हैं, मिनर्वा मिल्स का एक केस है, तो आपातकाल का रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त कर लिया, यानी कि 38वें संविधान संशोधन में जो बोला गया उसको शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, भारत में कितनी बार लगा है? तो 1962 में लगा है। 1962 में बाह्य आक्रमण के कारण, 1971 में बाह्य आक्रमण के कारण, 75 में लगा था। तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल 75 में घोषित किया गया। इसका मुख्य कारण आंतरिक राजनीतिक अशांति के बीच आंतरिक अशांति थी। इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन देखा गया और यही तो मुख्य आपातकाल है जिसकी आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यही वो है, 1975 से 1977 तक रहा था और यही वो आपातकाल है। मुझे पर्सनली पूछें तो मुझे सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई लगी हैं तो वो इंदिरा जी ही लगी हैं। मुझे वाकई लगा है कि उन्होंने शक्ति को एंजॉय किया है, पावर को एंजॉय किया है, तो उन्होंने ही किया है। उन्होंने वो कर दिखाया जो भारत के बड़े बड़े बयानवीर प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बोलते तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया कि एक महिला प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकती है। उनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था। उस समय के जो संसद के सदस्य होते थे बहुत ही बड़े वक्ता होते थे। सोचिए किसी संसद में डॉक्टर लोहिया जैसे लोग बैठे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हैं, उस संसद की क्या स्थिति होगी। तो वहाँ पर उनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था। और जब वो गूंगी गुड़िया ने बोलना शुरू किया तो सारे फिर नेता जेल में पाए गए। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे? संवैधानिक परिवर्तन। भारतीय संविधान का 39 संशोधन अधिनियम 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति उत्तर में अधिनियमित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को धांधली वाला चुनाव कहकर निरस्त करने की घोषणा की थी। उसको उन्होंने 39वां संशोधन के द्वारा बोला कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, तुम जाओ। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर ही कर दिया गया। उन्होंने बोला कि आज के बाद हम तुमसे ये सख्ती ही ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए विवाद में न्यायपालिका कुछ कर ही नहीं सकती है। आप इस तानाशाही का अंदाज़ा लगा रहे हैं? ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप उस समय में बैठे हुए हैं और ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं देश में। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित को शामिल करके केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के शक्ति महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। और फिर आया 42वां संविधान संशोधन, जो सबसे बड़ा संविधान संशोधनों में से एक है, और इसको फिर उल्टा जाएगा 44वें संविधान संशोधन में। राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देकर आपातकाल के दौरान राज्य के कानूनों को दरकिनार करके केंद्र सरकार का नियंत्रण में वृद्धि की गई। कानूनों और संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया, जिससे वे न्यूनतम जवाबदेही सुनिश्चित की गई। संसद, राज्य, विधानमंडल के कार्यकाल में वृद्धि की गई।
राष्ट्र विरोधी व्यवहार के मामले में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नियमों को स्वीकारा गया। फिर संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया जाता है। ईयर भी ध्यान में रखिए, कई बार इनको अलाइनमेंट में लगाने को आपको कह दिया जाएगा कि इनको लगाइए बढ़ते घटते क्रम में, ईयर के हिसाब से आप कालानुक्रम में लगाइए इसको। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उत्पन्न असंतुलन को सुव्यवस्थित करने, मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल करने का प्रयास किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल है अधिकारों के निलंबन को सीमित करना। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपसे सवाल जब पूछा जाएगा तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े प्रावधानों की चर्चा कीजिए। क्या आपातकाल के दौरान जो प्रभाव पड़ा भारत के शासन व्यवस्था पर, तो वहाँ पर आपको यही सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। जो 42वां संविधान संशोधन है उसका सबसे बड़ा प्रभाव है। उसके पश्चात एक तो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव जो होंगे उस पर न्यायालय फैसला नहीं लेगा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पुनः बहाल किया गया। आपातकाल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से पहले राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया कि लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे, मौखिक सिफारिश पर कार्य नहीं करेंगे। आपातकाल ने तानाशाही के विरुद्ध वैक्सीन का कार्य किया। हमें ये पता चल गया कि हमारे संविधान और शासन तंत्र में क्या कमजोरियां हैं, आपातकाल अगर लगाया जाएगा तो किस प्रकार से खराब हो सकता है, तो ये हमें पता चला। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तानाशाही के विरुद्ध वैक्सीन, यानी कि देश ने देख लिया कि तानाशाही की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कर सकती है इस देश में। ओके, आपातकाल ने भारत के लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर किया और आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव अधिनियम मीसा एवं भारत रक्षा अधिनियम DIR के तहत लोगों पर अत्याचार भी किया गया था। अधिकारियों के प्रति मुखरता, मीडिया पर कठोर नियंत्रण इस समय लाया गया। और इंडियन एक्सप्रेस ने शानदार काम किया था कि उसने ब्लैंक आर्टिकल छापे थे, पूरे पेपर में कोई न्यूज़ ही नहीं छापता था। ये भी एक क्या होता है, तो एक आंदोलन करने का एक तरीका होता है, सांकेतिक आंदोलन होता है ये, जिसमें बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने आर्टिकल छापे ही नहीं, ब्लैंक छोड़ देते थे पेज को, है ना। आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस का उदय हुआ जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे, साथ ही मानवाधिकारों को वकालत भी कर रहे थे। जैसे गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जेपी आंदोलन, जेपी को तो जानते ही हैं, जेपी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल, जो जॉर्ज फर्नांडिस का आपने फोटो देखा होगा, जंजीर से बंधा हुआ, हाथ उठाया हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस मजदूरों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। तो जॉर्ज साहब समाजवादी नेता थे। जेपी हो गए, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, ये सब कुछ चल रहा था। न्यायिक सक्रियता की बढ़ती भूमिका, आपातकाल के दौरान न्यायिक सक्रियता की अस्थिर भूमिका प्रकाश में आई। ADM जबलपुर मामले में अधिकारों के हनन के संबंध में चिंता व्यक्त की गई, किंतु बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और मेनका गांधी मामले जैसे किए गए निर्णयों मूल अधिकार को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की गई थी। और न्यायिक समीक्षा जो है इसके पश्चात मजबूत हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे केस आपको दिखेंगे अलग अलग। मूल रूप से कहने का ये है कि आप जब भी इसको पढ़ें तो इसके प्रभावों को डिटेल में पढ़ा कीजिएगा। ओके, एक बड़ा ही अद्भुत सा केस है, वो कौन सा है, तो ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय किया गया। इसमें यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस निर्णय ने मूल अधिकार की रक्षा प्रभावित हुई, जिससे जनाक्रोश हुआ और सरकार पर न्यायिक समीक्षा का अतिक्रमण का आरोप लगा था। आप समझ सकते हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने बोला कि जीवन का जो अधिकार है वो भी हम छीन सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं, आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी गई। इसमें एक अधिक सशक्त न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया की ओर बदलाव का संकेत भी दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 मामले में सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव कदाचार का दोषी ठहराया, जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उजागर किया। और ये सब के सब मामले हमें वहीं पर देखने मिलते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का भी मामला, जिसके द्वारा मूल अधिकारों की प्रधानता को पुनः स्थापित किया गया। तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग केस मैंने आपको बताए हैं, प्रभाव बताया कि क्या क्या पड़ा था उस समय, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए थे। एक तरफा माहौल बन रहा था काफ़ी दिन पहले से। आपातकाल के प्रावधान क्या हैं, किस प्रकार से लागू किया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, सारा कुछ डिटेल पढ़ा दिया है। अगर इमरजेंसी से सवाल आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। इससे बाहर नहीं आएगा का मतलब नहीं आएगा, चाहे वो PT हो चाहे वो मेंस हो। नेशनल इमरजेंसी में इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल जरूर पूछता है नेशनल इमरजेंसी से गुरु। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है वो है कि आपका बोलीविया देश है, एक शानदार सा देश है, दक्षिण अमेरिका का, अपने डायनामिक कल्चर के लिए जाना जाता है बोलीविया।
तो कोई बात नहीं, देखेंगे इसको। यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर मिलिट्री ने विद्रोह करने की कोशिश की और शासन सत्ता को हड़पने की कोशिश की, लेकिन ये जो है विद्रोह ये फेल कर दिया गया, ये असफल हुआ और वहाँ के मिलिट्री कमांडर को अरेस्ट किया गया है और मिलिट्री चीफ को, और वहाँ पर नए मिलिट्री चीफ को अपॉइंट किया गया है। सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है बंधुओं, सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में हाल ही में सैन्य विद्रोह की घटना देखी गई, सैन्य विद्रोह की असफल घटना देखी गई, सैन्य विद्रोह की असफल घटना देखी। जैसे इस बार पूछा है ना आपसे, अर्जेंटीना के बारे में पूछा है, वेनेजुएला के बारे में पूछा है, उस प्रकार से पूछा जा सकता है इसको। तो ज़रा हम लोग इसके मैप को देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ तो आपको मैंने बता ही दिया है, न्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला है कि लोगों से हमारा समर्थन कीजिए, हम ताकि सैन्य तानाशाही को हरा सकें और उनके सामने हम डट कर लड़ सकें। और अच्छा हुआ है कि वहाँ पर मिलिट्री जो विद्रोह था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, चलिए देखते हैं इसको, मैप देखते हैं। मैप से इम्पोर्टेंट सवाल होता है, बनता है, दिखाऊंगा मैप मैं आपको, तो आपको लगेगा कि ये जो छोटा सा है एक लेक है यहाँ पर टीटीकाका, उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। टीटीकाका की खासियत क्या है, तो चलिए वहीं मैप में ही दिखा। देखिए यही है बोलीविया, इसकी राजधानी लापाज है ना, और ये दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड देशों में से एक देश है ये, जिसका नाम क्या है, बोलीविया की सीमा लगती है ब्राज़ील से, पेरू से, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से। किस किस से सीमा लगती है, एक बार और फिर से देखिए जिससे याद हो जाए, पेरू से, ब्राज़ील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिली से। चिली किसके लिए जाना जाता है भाई, तो तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तांबा इसकी इकॉनमी मानी जाती है सबसे मुख्य रूप से। ब्राज़ील किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर अमेजन का रेन फॉरेस्ट आपको दिखेगा, अमेजन का रेन फॉरेस्ट दिखेगा, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। अर्जेंटीना अपने पशुपालन, चूँकि यहाँ पर समृद्ध घास के मैदान होते हैं, पशुपालन, मांस उद्योग और पशुपालन के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर जाना जाता है। टिन के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है इसको। यहीं पर एक देश है मैक्सिको को किसके लिए जाना जाता है, तो चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कृपया करके जब कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं तो संबंधित देश के जो खनिज संसाधन है उसको भी पढ़ लिया कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब, और ये सब पूछे जाते हैं। देखिए लापाज के ठीक बगल में आपको दिखेगा यहाँ पर टीटीकाका लेक की खासियत क्या है कि पेरू ध्यान से सुन लीजिएगा, पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। और इसकी क्या खासियत है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित तैराकी और नौवहन योग्य लेक में से एक में आता है इसका नाम टीटीकाका लेक। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तैराकी और नौवहन क्षमताओं से युक्त ये लेक है मीठे पानी का। टीटीकाका लेक कहाँ पर है, तो ये है आपका पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आपको एंडीज की श्रेणी दिखेगी, उसी एंडीज की चोटियों में से एक पर स्थित है टीटीकाका लेक, जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और इसकी खासियत क्या है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौवहन योग्य लेकों में से एक में इसका नाम आता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी सीमा किस किस से लगती है, तो ब्राज़ील, पुर्तगाल कहाँ से यहाँ आ जाएगा, पराग्वे, और अर्जेंटीना, चिली और पेरू, ये से इसकी सीमा लगती है। बोलीविया ये देश हो गया, और ये लिथियम के लिए भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया बोलीविया के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि एंटीलोप, ये एक मैमल है जो आपको दिखेगा किसके जैसा, तो गोट और एंटीलोप, इनके बीच में क्रॉस ब्रीड के जैसा दिखेगा आपको। ये मैमल है जो रायमोना नेशनल पार्क में इसको देखा गया है, बहुत दिनों के पश्चात इसको देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई कहाँ है रायमोना नेशनल पार्क, और उसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसका IUCN स्टेटस आप देख लीजिएगा, देखिए क्या लिखा था, मेनलैंड सीरो एट द रायमोना नेशनल पार्क इन वेस्टर्न असम के हिस्सा में रायमोना नेशनल पार्क है, वहीं पर इसको देखा गया है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के छोटे छोटे जीव के बारे में पूछ लेता है, तो इसको ना ध्यान रख। कहाँ पर पाया गया है, तो असम के रायमोना नेशनल पार्क में। तो रायमोना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। और भूटान और असम, इन इलाकों में इसको अक्सर देखा जाता था, लेकिन रायमोना में बहुत दिनों के पश्चात इसको देखा गया है और इसीलिए चर्चा में आ गया है ये। ओके,
और रायमोना के बारे में जानिए थोड़ा सा, कौन सी नदी बहती है, किस भाग में स्थित है, कब बनाया गया, ये सब चीज़ें उसके बारे में देख लेंगे क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है। बोडोलैंड जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस एरिया होता है बोडोलैंड, उसमें स्थित है ये। पार्क के क्षेत्र में अधिसूचित रीपू रिजर्व फॉरेस्ट उत्तरी भाग शामिल है जो भारत भूटान सीमा में फैले मानस नेशनल पार्क के लिए बफर बनाता है। और यहीं पर रॉयल भूटान का रॉयल मानस करके, रॉयल नेशनल पार्क करके भूटान का भी एक है जो सीमा पर स्थित है, और मानस भी भूटान के साथ सीमा पर ही स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सीमाएं पश्चिम में सेनकोस नदी, पूर्व में सरलभंग नदी से घिरा हुआ है। दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सेनकोस और सरलभंग। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है, ये रायमोना हो गया। इसके पूर्व में हो गया कौन सा, तो सरलभंग नदी, पश्चिम में सनकोस नदी, और दक्षिण में हो गया यहाँ पर कौन सा, तो रायमोना के दक्षिण पेकुआ नदी हो। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप, यह फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और भूटान के जिग्मे सिंगे वांगचुक राष्ट्रीय उद्यान के समीप वन क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करता है, जो 2400 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाता है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब पराप सीमाएं, सीमा पार, ये दोनों देश के बीच में का इलाका, जैसे वाल्मीकि है तो भारत नेपाल दोनों साझा करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा, उसी प्रकार से ये जो है ये भारत और भूटान दोनों के बीच में साझा होता है। अब जंगल को थोड़ी नहीं पता है कि वो दूसरा देश है उधर मत बढ़ो, या जानवर को थोड़ी नहीं पता है, तो ये जो है ये ट्रांस बाउंड्री वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर जो वन्य जीव हैं और जो फ्लोरा एंड फौना है वो दोनों देशों के बीच में साझा किए जाते हैं। वन्य जीव और प्राणी जगत, ये एक स्थानीय प्रजाति गोल्डन नंगूर के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है आपसे, जिसे बोडोलैंड क्षेत्र के शुभंकर के रूप में नामित किया गया है। इसमें एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गौर, जंगली जल भैंस, चित्तीदार हिरन और कई सारे चीज़ें पाई जाती हैं। और अभी सीरो भी देखा गया है वहाँ पर। असम के राष्ट्रीय उद्यान, असम में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में अब मध्य प्रदेश 12 राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान 9 राष्ट्रीय उद्यान के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो एमपी में है 12, उसके पश्चात है आपका अंडमान में 9, उसके पश्चात असम का नाम आता है। असम में 7 हैं, जिसमें देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा शामिल है। यही वो जीव है जिसको कैप्चर किया गया है, और ये वल्नरेबल में आता है, वल्नरेबल में आता है ये जीव। देख सकते हैं किस तरह का है ये जीव आ गया और हमारा सिलेबस बढ़ जाता है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अगला जो आपका है वो पीटी फैक्ट है आपका, क्या है कि दिल्ली टू होस्ट ग्लोबल मीट ऑन रिसाइकल प्लास्टिक। दिल्ली में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन रिसाइकल एंड सस्टेनेबिलिटी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GCPRC, इसको भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत मंडपम जो कहाँ पर है, तो जो आपका दिल्ली में है। दिल्ली में ग्लोबल मीट ऑन रिसाइकल्ड प्लास्टिक रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसमें क्या बोला गया है कि भारत में रिसाइकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो करीब में 6.9 बिलियन तक पहुंच सकता है 2023 में। रिसाइकल प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ, इसी के कारण से इसको भारत में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड द केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एसोसिएशन ने ये सोचा है कि भारत में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी GCPRS को भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जुलाई 4 से जुलाई 7 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस तरह के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके बारे में पीटी में पूछा जाता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और इस प्रकार के सवाल पूछ लेता है आपसे, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका छोटा सा फैक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हम लोग। मुख्य टॉपिक कवर किए, कुछ पीटी फैक्ट्स भी हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी फैक्ट्स लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आपातकाल आपका पूरा तैयार हो गया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।